आज सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे अक्षांश। जानते हैं जो उच्च अक्षांश, निम्न अक्षांश और मध्य अक्षांश। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको अक्षांश बताएंगे। यहाँ पर देखिए ये 0 डिग्री, जो ये क्या है, इस जगह 0 डिग्री। कौन कलर दिखता है? ब्लैक कलर दिखता है ना। इसको फिर साफ भी कर दीजिएगा इसको। ये देखिए ये जो है 0 डिग्री, ये ठीक है। यहाँ से लेकर के ये 30 डिग्री का जो देख रहे हैं, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये ठीक है। उसके बाद ये 30 डिग्री से ये 60 डिग्री, कितना? 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी 30 से 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये, और उसके बाद यहाँ पर तो ये जो है यानी 0 से 30 नॉर्मली रूप से 28 डिग्री तक, 28.5 डिग्री तक ही होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा स्थानीय प्रभाव के कारण क्या होता है, आगे पीछे होता है, इसलिए हम एवरेज में लेकर के चले कितना, 30 डिग्री। ये जो डिग्री है, ये जो है इसी यही है निम्न अक्षांश। क्या है? निम्न अक्षांश। ये पूरे का पूरे क्या है, इसे बोलते हैं निम्न अक्षांश। उसके बाद 30 से ये 60 जो देख रहे हैं, ये मध्य अक्षांश है। कौन सा है? मध्य अक्षांश, ठीक है। ठीक वैसे यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ये मध्य अक्षांश, ठीक है। और इसके ऊपर जो है 60 से लेकर 90 तक ये है उच्च अक्षांश। इसे क्या बोलते हैं? उच्च अक्षांश। वैसे इसके नीचे 60 से नीचे क्या हो जाएगा? उच्च अक्षांश। कुछ इसमें स्थानीय रीजन से क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, यानी ये यहाँ से जाएगा कुछ क्षेत्र, यहाँ पर भी ये जो है उच्च अक्षांश बना लेता है, ठीक है। स्थानीय रीजन भी, स्थानीय कारण भी होता है। वो जब पढ़ाएंगे तो स्थानीय कारण क्या क्या हो सकता है, तो वो रीजन जो क्या होता है ना आगे पीछे होता रहता है। तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? निम्न अक्षांश को क्या बोलेंगे? मध्य। तो निम्न कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 30, 30 से 60 मध्य अक्षांश, और 60 से 90 क्या हो जाएगा? उच्च अक्षांश, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन में 30 से 60 ना रहे, यानी कि 0 से कर्क रेखा तक रहे, तो कर्क रेखा किसको बोलते हैं? 23.5 डिग्री की रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, इसके 23.5 डिग्री। वैसे ही मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होगा 23.5 डिग्री, क्या बोलेंगे? मकर रेखा। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे? निम्न अक्षांश। तो चूंकि स्थानीय रीजन से होते आगे पीछे होता है, इसलिए हमको पढ़ने की दृष्टि से हम क्या कर बता रहे हैं आपको कि इतना तक क्या क्या होता है? निम्न अक्षांश, ये होता है मध्य अक्षांश, और ये होता है उच्च अक्षांश। मतलब यहाँ पर क्या होगा? तापमान बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर तापमान क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि सूर्य की प्रकाश की किरणें यहाँ पर क्या होती है? सीधी पड़ती है। लंबवत यहाँ प्रदेश के आसपास में क्या होता है? वह सूर्य की प्रकाश जो है अन्य की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा पड़ता है, इसमें थोड़ा कम पड़ता है, इसमें और भी कम पड़ता है। इसी के कारण से क्या होगा? ये क्षेत्र ज़्यादा गर्म होगा, थोड़ा कम गर्म होगा, ये क्या होगा? ठंड प्रदेश होगा। समझे? वैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर उत्तर में होगा, ठीक वैसे ही होगा 0 डिग्री मतलब नीचे भी होगा। ये मध्य अक्षांश और ये उच्च अक्षांश। समझ में आया? इतना समझ में आया? नहीं, मध्य अक्षांश उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश, मध्य अक्षांश और निम्न अक्षांश। पृथ्वी का ग्लोब देखे ना, पृथ्वी को 2 भागों में पहले, पृथ्वी की जो गोल है ना, गोलाई, लाइए उठो। पृथ्वी घूरती है ना, पता है कि नहीं पता है? झुक करके घूरती है। कितना डिग्री झुकी रहती है अपने अक्ष पर? पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुकी हुई है?
बताइए कैसे होगा जी? कोई 12 में है, कोई 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और पता नहीं है कि पृथ्वी कितने डिग्री पर घूमी हुई है। ये देखिए पृथ्वी कुछ इस प्रकार से झुकी हुई रहती है और इस प्रकार से वह घूमती रहती है, ठीक है। तो ये पृथ्वी का ये जो है सूर्य ऐसे किरण की ऐसे सूर्य की किरणें पड़ेगा तो यहाँ पर लंबत पर ऐसे पड़ेगा ना सबसे ज़्यादा यहाँ, और ऐसे क्या होगा तिरछा तो चला जाएगा। पढ़े हैं ना, न्यूटन का नियम पढ़े हैं? जब दूरी बढ़ेगा तो कुछ ऐसा कुछ है, पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। चलिए, मतलब प्रकाश की किरण जितनी तिरछी होगी वहाँ उनका प्रभाव क्या होगा, उतना ही कम पड़ेगा। जहाँ ज़्यादा लंबा सीधा पड़ेगा, कम दूरी होगा, वहाँ पर प्रकाश की किरणें ज़्यादा। आगिन जल में बैठे हैं, दूर वाले को आगिन ज़्यादा धाव मारेगा कि नज़दीक वाला को? आए नज़दीक वाला को। तो सूर्य के नज़दीक जो होगा ऐसे होगा सूर्य, तो यहाँ से यहाँ दूरी दूर, ये दूर है कि नहीं दूर है, और ये नज़दीक है कि नहीं नज़दीक, ऐसे है तो वह इस प्रकार। अब ये दिखेगा इसी को, ये बीच में क्या है, ये 0 डिग्री है। क्या ये बीच में 0 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, क्योंकि बीच में आपको लगता है नहीं उत्तर नीचे ऊपर क्यों, ये बीच में पड़ता है। जैसा माहौल यहाँ का होगा वैसा माहौल यहाँ का, जैसा ऐसे होगा ना। तो ये जो ऐसे जब सूर्य की किरणें पड़ा तो 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, निम्न अक्षांश। उसके बाद 30 से 60 डिग्री मध्य अक्षांश, और ये वाला जो ध्रुवीय क्षेत्र, ये जो है क्षेत्र हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, उच्च अक्षांश। यहाँ पर बहुत ठंडा आपको देखने को मिलेगा उच्च अक्षांश में, ठीक है। यहाँ पर पेड़ पौधे आपको कम मिलेगा। यहाँ से आप जब चलेंगे मध्य अक्षांश तक पेड़ पौधे आपको पूरा ज़बरदस्त मिलेगा। उच्च अक्षांश में क्या होगा, लाइकेन काई मिलेगा, काई का थोड़ा सा बड़ा रूप मिलेगा, फर्न वगैरह, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिलेगा जो कि घास वगैरह खाने के लिए पशुओं के लिए क्या होगा, उपयोगी होगा, या फिर घास के मैदानों में क्षेत्रों में भी क्या होगा, उपयोगी होगा, ठीक है। तो उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश समझ में आ गया। चलिए, तो ये समझ में आया ना। अब यहां पर देखिए, तो कल जो उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश समझाना था ये आपको आज समझा दिए, ठीक है। कल शायद हमको जहां तक लग रहा है मेरे मुख से निकल गया था 30 डिग्री से 60 डिग्री आपको क्या बताते थे, उच्च अक्षांश। शायद उसमें कुछ मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आज इसको क्या कर दे बता रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। बताने के बाद हमको ऐसा एहसास हुआ कि शायद हम उसमें बोले थे, कभी कभी निकल जाता है, हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर है व्यापारीकरण। एक शब्द आपको देखने को मिलता है, क्या, व्यापारीकरण। मतलब यहां है अब लोग जो है कीमती पेड़ पौधों को संशोधित कर बेचते हैं। मतलब हम कल क्या पढ़ रहे थे, आखेट और क्या पढ़ा थे, भोजन संग्रह। आखेट और भोजन संग्रह में क्या देते थे कि संग्रह नहीं हो पाता था, जितना भी संग्रहित होता था वो बहुत अल्प मात्रा में होता था, अधिशेष नहीं बच पाता था, जिससे अर्थव्यवस्थाएं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। संसाधनों का उतना बिक्री मतलब वो बेच नहीं पा रहा था, ठीक है। लेकिन धीरे समय बदलता गया, अब इनमें क्या हो गया, अभी के समय में परिस्थिति क्या है कि व्यापारिक, अब लोग कीमती पेड़ को, जैसे कीमती पेड़ बोले तो कौन, चंदन की लकड़ी बहुत कॉस्टली है। बीरप्पन का नाम सुने हैं ना, नहीं सुने हैं? बीरप्पन एक नंबर का क्या था, चंदन तस्कर। पुष्पा मूवी देखे हैं? हाँ, वो बीरप्पन टाइप का ही मूवी है, ठीक है। पुष्पाराज झुकेगा नहीं, किसका व्यापार कर रहा था वो, चंदन के लकड़ी का ही, ठीक है। तो बीरप्पन हुआ करता था, बहुत ही जा मतलब खोंका आए, क्या दिक्कत है, स्नेक होता है तो स्नेक होता है तो होता है स्नेक व्यापार। हाँ। जैसे हम कोई भी क्षेत्र है ना, वहाँ पे चंदन का पेड़ लगा दिया, उसमें स्नेक कैसे आ जाता है? चंदन में थोड़ा कहा जाता है वो चंदन का पेड़ बहुत ठंडा होता है, शीतलता प्रदान करता है, और सांप को क्या चाहिए,
गर्मी के मौसम उसको शीतलता चाहिए, उसको होता है, ठीक है। तो शीतलता के लिए उस पर क्या होता है, और चूँकि जिस क्षेत्र में ये चंदन का पेड़ होता है वह तमिलनाडु, केरला, इस सब के क्षेत्रों में होता है। वहाँ पर जो है ना ठंडा नहीं होता है, गर्मी का ही मौसम रहता है। जनवरी फरवरी भी आप देखिएगा ना, तब गंजी में वहाँ आराम से रह सकते हैं, गंजी पहन करके, समझे। तो वहाँ पे भी तो रहते हैं ठंडी में, ओह सॉरी, तो वहाँ पे ठंडी में भी हाँ, रहते वहाँ मौसम सालों भर कमोबेश थोड़ा बहुत अंतर होता है, एक समान रहता है, क्योंकि सूर्य क्या है कि वह ज़्यादा करीब है हमारे अपेक्षा। हम यहाँ पर दोनों का मज़ा लेते हैं, गर्मी का भी ठंडे का भी, भाग्यशाली हैं, दोनों मज़ा लेते हैं। यहाँ के उच्च अक्षांश वाले सब दिन ठंडे ही ठंडे, समझे। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पर अब क्या होगा, यानी कीमती लकड़ियों का, अब सिर्फ ये नहीं, सागवान हो गया, सखुआ हो गया, इसको साल बोलते हैं, ठीक है, कहू का पेड़ हो गया, शीशम हो गया, ये सब भी क्या होता है, कीमती लकड़ी ही होता है। इनसे क्या बनाया जाता है, फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। तो लकड़ी काट करके क्या करते हैं, हम बेच देते हैं, ठीक है। यानी अब इसका क्या होने लगा, व्यापार होने लगा। इसलिए व्यापारिक कारण जो यहाँ लिखे, क्यों लिखे हैं, व्यापारिक कारण, अब इनका व्यापार का होता है। अब यहाँ पर देखिए छाल, यानी पेड़ पौधे की छाल का भी उपयोग होता है। छाल छील करके भी लोग उसका मतलब कहा जाता है कि जड़ी बूटी बनाता है। जैसे कि अर्जुन का छाल, अर्जुन समझते हैं, कहू का, कहू के छाल को, जिसको हार्ट पेशेंट है कहा जाता है, या फिर आपको हार्ट मजबूत करना है, तो कहू के छाल को काट करके, अगर चाहें तो कच्चा पीस करके उसका रस गार करके दूध में मिला के पीजिए, आपके हार्ट क्या होगा, मजबूत होगा। ये कोई हार्ट पेशेंट भी है, उनको भी वो क्या करता है, फ़ायदा पहुंचाता है, बहुत ही मतलब लाभदायक है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं। नीम का छाल, नीम के छाल से जो है बहुत ही क्या होता है, बैक्टीरिया को मारने वाला, खुजली नोचा जो होता है, उसके छाल को पानी में बॉयल करके फिर नवाया जाता है, तो वो उससे क्या होता है, उनके बैक्टीरिया को मार देता है। घाव साफ सफाई में बहुत सारा उपयोग होता है। छिड़काव में, मतलब इसमें छिड़काव में क्या बोलते हैं, फसलों के छिड़काव में, यानी कि इस तरह से कहा जाए कि इनसे क्या होता है, एक जो है कुनैन होता है, कुनैन निकलता है, वो कुनैन, ये कुनैन जो होता है वो छाल से ही प्राप्त होता है। और ये कुनैन आपका मलेरिया के बीमारी में इलाज के लिए उपयोगी होता है, कुनैन, ठीक है। क्या होता है? ये वृक्ष का छाल होता है, आक के वृक्ष का छाल से निकाला जाता है, आक, ठीक है, जिसे कॉर्क प्राप्त किए जाते हैं ना, उसी से निकाला जाता है, समझे। वो हिमालय क्षेत्रों में ये पेड़ पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके चमड़े से, जिनके चमड़े, उनके छाल से औषधि गुण होता है और उनसे औषधि निकाला जाता है। बहुत सारे से तो मतलब उनसे परफ्यूम भी बनाया जाता है छालों से, ठीक है। मैडम हम ये क्या बोलते हैं, मेकअप के सामान भी बनाया जाता है। चंदन के लकड़ी से तो बनाया जाता है, बिक्को टर्मरिक, चंदन हल्दी, सुने हैं ना। चमड़ा रंगने में भी कुछ पेड़ के छाल होते हैं, वो चमड़ा को कलर करने में वो काम करता है। चमड़ा को क्या करता है, रंग चढ़ाने में। कॉर्क प्राप्त करने के लिए, जो कॉर्क जो आप पढ़ते होंगे ना, वैज्ञानिक सबका, वो कॉर्क से पहले निकाला गया था। कुछ वायरस की खोज हुआ था, बैक्टीरिया की, कुछ याद है, इवानोवास्की नाम कैसे कुछ करके था, रॉबर्ट हुक कुछ नाम करके वैज्ञानिक सबका था, आए कुछ याद है, हाँ। तो वो जो है इनके छाल का भी, यानी कि कॉर्क के कर्तन से भी जो है उनका उपयोग किया गया था। उसके बाद यहाँ पर है, अगला है पत्तियां। क्या है, पत्तियों से भी बहुत फायदे हैं। पेय पदार्थ, बहुत सारे पत्तियों का क्या बनता है, पेय पदार्थ बनता है। आपको मालूम होना चाहिए, नीम का पत्ता सर। हाँ, नीम के पत्ता का आप शरबत बनाते हैं। सर नीम के पत्ता से पेय पदार्थ हम बता रहे हैं,
पीने वाला पदार्थ बनाते हैं। नीम का अगर आपको शरबत देगा पीजिएगा? हाँ, लेकिन कभी ऐसी स्थिति है पीता भी लोग है, जैसे चिरौता पीता कि नहीं पीता है? चिरौता पे कितना कड़वा होता है। गिलोय का हम लोग पीते कि नहीं पीते हैं? पीते हैं ना। इन्हें पेय पदार्थ से ना बहुत सुंदर के लिए, जैसे गुलाब का फूल, फूल भी क्या है? पत्तियों का ही तो अपरूप है। पत्तियां क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है किसमें? पुष्पों में। पंखुड़ी जो है पुष्प पत्ती का ही क्या है? परिवर्तित रूप है। अब उनसे गुलाब से क्या बनाया जाता है? ब्लश क्या होता है? अच्छा हाँ, मेकअप के लिए इससे जो है ना बनाया जाता है आपको क्या, हाँ उसको क्या बोलते हैं? शरबत में जो मिला के पीते हैं जी, आए हाँ, रसना टाइप का ही जो है उससे बनाया जाता है। बहुत मस्त पीने में लगता है। हाँ, गुलाब का। उससे गुलाब से इत्र तो बनाया ही जाता है, पता है। गुलाब से इत्र बनाने की प्रथा कौन स्टार्ट किया था? कौन खोज किया था? जहांगीर की माता थी अस्मत बेगम। उन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की खोज निजात किया था, जो आज हम लोग जानते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे पेय पदार्थ जो है इससे क्या बनता है? छाल से। ठीक है। दवाइयाँ बनाई जाती है पत्तियों से। क्या बनाई जाती है? दवाइयाँ। आपको बहुत पता है, नीम का पत्ती लगा दीजिए, घाव में बैक्टीरिया वगैरह मारता है, बहुत लोग लगाता है ना। तुलसी का पत्ता, उनका काढ़ा बना करके चाय पीजिए, सर्दी खांसी का एकदम से अचूक होता है ना। बहुत सी औषधि गुण है किसमें? हाँ, हरश्रृंगार का पत्ता, वो भी बहुत ही क्या है। ऐसे बहुत सारे जो हैं, ब्राह्मणी बटी, ठीक है, बहुत। अश्वगंधा को तो जो है का जीआई टैग भी मिल गया है, शायद अश्वगंधा को ही मिला है मेरे ख्याल से, जहाँ तक है अश्वगंधा को ही शायद मिला है, एक बार देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी जो है पत्तियों का उपयोग किया जाता है। जैसे गिलोय मतलब एलोवेरा, देखते हैं इको फ्रेंडली कोचिंग में गिलोय लगा हुआ है। सारी लड़कियां काट करके अपनी सुंदरता बढ़ाने में लगी हुई हैं। सवेरे आइएगा, सब अपनी सुंदरता बढ़ा रही होती है गिलोय काट करके। हाँ, पीछे हमारे यहाँ गिलोय है, तो ये लोग सुंदरता बढ़ाने में लगी हुई हैं। पढ़ाई में कम, सुबह में सुंदरता बढ़ाने में ज़्यादा है, वो नहीं भूलती हैं। हाँ। उसके बाद तना से क्या बनता है? फर्नीचर बनता है, रबड़ होता है, बनता है, इससे गोंद निकलता है, लट्ठा निकल। फर्नीचर का मतलब जिस पे पैर रखा है, टेबल, कुर्सी, पलंग, चौकी। ठीक है। ये सारे के सारे क्या बनते हैं? इनसे। रबड़ का जो होता है उत्पादन, देखे हैं, रबड़ काट दिया, उससे लट्ठा निकलता है, उससे हम रबड़, प्राकृतिक रबड़ प्राप्त करते हैं। गोंद खाए हैं आप लोग? बबूल का लट्ठा, बबूल में एक लट्ठा निकलता है, तना से निकलता है, चूता है। हाँ, मिठाई बनता है उसका, गोंद के उस लट्ठे का। तो बबूल के लट्ठे का मिठाई बनते, नहीं खाए आप लोग? गोंद का नाम नहीं सुने हैं? क्या बात करते हैं। उसको जो है ना ला करके फ्राई किया जाता है, फ्राई करके फिर चूरा जाता है और आटा का बनाया जाता है, उसमें बहुत मिला करके उसके बाद बनाया जाता है गोंद। ठंडी के समय उसको का सेवन किया जाता है गोंद का। हाँ, कभी थोड़ा खिला देंगे, कभी बनता है मेरे यहाँ, समझे। कसार जैसा होता है ना, कसार, उसी टाइम उसमें गोंद मिला दिया जाता है। इसको फ्राई किया जाता है, लट्ठा को फ्राई किया जाता है, जैसे पकौड़ी होता है ना, पकौड़ी, चिप्स वगैरह, मतलब जो चावल का जो बनाते हैं पकौड़ी से, कैसे एकदम मसला था, वैसे फूल जाता है एकदम होने के बाद। किसमें? बबूल नहीं जानते हैं? कांटा वाला ढेरी में आपको मिलेगा, जा करके बांध पर उनका लट्ठा नोच करके लाइए। बहुत महंगा भी है, बिकता है। हमको लगता है कि 400-500 रुपया केजी, 250-300 से कम तो नहीं होगा, हम लोग 500 से बेसी होगा। आए मार्केट में मिलता है, बिकता है उसका। हाँ, बिकता भी है।
काम होता होगा ना? आए खास करके उसी में मिठाई में ही अधिकतर प्रयोग होता है उसका। समझ में आया? तो गोंद वगैरह ये सब क्या होता है? प्राप्त होता है किससे? तने से में प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर तो अब तक हम क्या देखे? आखेट पशु चारण में जो होता था, और उसमें हम पूरे का पूरा हम क्या देख पाए? डिटेल पर देख पाए कि कैसे प्रारंभ में संग्रह नहीं होता था, अधिशेष नहीं बचता था। जब अधिशेष बचेगा ही नहीं तो फिर लोगों को जमा करने का जो है लालसा भी नहीं बढ़ता था। लेकिन परिस्थितियां उत्तरदायी हुआ, कभी अकाल पड़ने लगा, कभी बाढ़ से भस जाता था, या फिर पानी भर गया, लंबे समय तक शिकार नहीं मिलता था। तो ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, कुछ ऐसे पदार्थ या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होने चाहिए जिसे हम रिजर्व करके रखें, हम उनको संरक्षित करके रखें, ऐसी विकट परिस्थिति में हमारी जान बचा पाए। वो अभी शेष नहीं रख पाता था, संग्रह नहीं कर पाता था। हाँ दोनों, हाँ संग्रह भी नहीं कर पाते। क्या कहते हैं, उसको ऐसा कारण नहीं होता होगा जैसे उस समय मांस या फिर कुछ भी रखेगा हाँ। मार के, तो वो फ्रीज हाँ तो वो तो खराब, ठीक है, लेकिन ऐसी तरह अनाज तो रख ही सकता था। तो लेकिन अनाज उसमें उत्पादन नहीं होता था, जंगल था, जंगल में कहाँ थोड़ा बहुत जंगल साफ होता था, हथियार नहीं था। अगर गाछ काटने का हमको इच्छा भी है, गाछ काट के हम जमीन निकाले भी, तो पत्थर से गाछ कैसे कटेगा? बड़ा बड़ा गाछ आम का कटेगा, और शीशम का गाछ, ठोस ठोस गाछ। जब लोहे का विकास हुआ तब कृषि के क्षेत्र में क्या हो गया? एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तब बड़े बड़े गाछों को क्या किया जाने लगा? काटा जाने लगा, और भूमि को कृषि योग्य बनाया जाने लगा। तो धीरे धीरे ये विकास क्रम है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? पशुचारण। अब यहाँ पर क्या होता है? अगर हम तो देख लिए प्रारंभिक अवस्थाओं का, अब देखते हैं पशुचारण। लोग पशु पालन करते हैं। पशुचारण, पशु को क्या करना? पालन, चराने के लिए, तो पशुचारण। तो पशुचारण खास करके जो है पशुचारण, या हम पशुपालन भी कह सकते हैं इसे। तो हम पशुपालन, अब देखिएगा, पशुपालन भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। यानी कि पशुपालन जो है, हम जो करते हैं पशुपालन, हम दो तरीके से पशुपालन करते हैं। एक पशुपालन वैसा होता है जो सामान्य व्यक्ति कोई भी करता है, आपके पास संसाधन है या नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। प्रकृति के सहारे आप कर सकते हैं। प्रकृति के सहारे का मतलब क्या? सारा जमीन तो सभी का नहीं है, बहुत सारे से जमीन है जो कि यूं ही पड़ा हुआ है, भारत सरकार की है, ठीक है, या जिस भी राज्य में, जिस भी देश में वहाँ की सरकार की, गवर्नमेंट की है, ठीक है। वह जंगल हो चाहे या पहाड़ी क्षेत्र हो, वहाँ पर लोग बसता भी बहुत कम है, ठीक है। तो अब ऐसे जगहों में क्या चाहिए? 4 ठो हम बकरी ले लिए, बहुत कम पूंजी में बकरी को लेकर हम चराने लगे। जब 4 से 8, 8 से 10, 10 से 20 ऐसे बकरी हुआ, तब हम कहाँ चले गए? पशु चराने के लिए दूर दूर तक हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? मनी नहीं है, धन रहेगा तब ना हम जा करके अपने खेत में उसके लिए चारा उगा लें, गाय बैल को के लिए, भेड़ पालने के लिए। ऐसे में हम क्या करेंगे? हम प्रकृति के सहारे पे, जहाँ प्राकृतिक रूप से, वहाँ पर जहाँ स्वतंत्रताएं हैं, जहाँ कोई भी आ जा करके पशुचारण कर सकता है, तो हम वहाँ पर क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे, ठीक है। तो इस आधार पर जो कहा जाता है कि पशुपालन भौगोलिक कारकों और तकनीक विकास के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चलवासी पशुचारण। चलवासी का मतलब होता है 10 बकरी लिए, आज यहाँ तो कल, अभी तो आप लोगों को तो पता नहीं, कुछ दिन ही पहले जो है, ज़्यादा नहीं, 8, 10 साल 15 साल के पहले की बात है, समझिए। हमारे यहाँ भी जब एक समय आता था, खास करके अभी यही का समय, इससे थोड़ा 1 महीने पहले, जब यहाँ के लोगों का, किसानों का पुआल ख़त्म हो जाता, कुट्टी इसको बोलते हैं, ख़त्म हो जाता था। पुआल से कुट्टी बनाते हैं ना, पुआल ख़त्म हो जाता था। तब इससे अच्छा है कि अब जानवर को कहाँ पर खेत में क्या, क्योंकि सारे क्षेत्रों में क्या लगता था? फसल लगता था। प्रतिभूमि यहाँ पर है नहीं। तो एक व्यक्ति यहाँ पर थे, मतलब बौनी नाम करके, वह सारे गाय को यहाँ कलेक्ट करता था और ले करके चले जाता था, जा करके वह बहुत दूर तक, जहाँ पर कि उसे प्रति जमीन मिल पाए, और तब तक रहता था वहाँ पर जब तक कि यहाँ फसल
कट न जाए। जब फसल कट के तैयार होता था, पुआल हो जाता था, तब वह जानवर को क्या कर रहा था, वापस लेकर के आता था। ठीक है, यहाँ तक सबको कलेक्ट करके। नॉर्मली रूप से व्यक्ति क्या होता है, यहाँ पर पशुचारण अपना पशु होता है। यहाँ पर चारा नहीं मिला, हम दूसरे जगह नहीं तो तीसरे जगह। ठीक है, यानी कि वह समय के साथ वह क्या कर सकता है, जहाँ जिस परिस्थितियाँ में उसको जहाँ घास मिल गया, वो वहाँ पर उनको घास चराने के लिए लेकर के चला गया। ठीक है, और वैसे ही जगह में पशुचारण हो सकता है जहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं होता है। ठीक है, तो अब यार चलवासी पशुचारण यानी कि चल करके एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, आज यहाँ तो कल वहाँ तो परसों वहाँ तो। ठीक है, इसमें समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते थे, स्थानांतरित होते थे। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, तो स्थानांतरित अब होने के लिए दिखेगा। इनकी प्रकृति क्या होते थे, यह प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। यह प्राचीन काल से ही ऐसा होता था। पशु को यहाँ चराए, खत्म हो गया यहाँ का चारा, दूसरी जगह चले गए। ठीक है, या बरसात हुआ, यहाँ पानी का बाढ़ आ गया, नदी के तट पर हम चला रहे थे, अब नदी का तट क्या हो गया, बरसात में भर गया पानी से, वो भूखंड खत्म हो गया, तो हम कहाँ चले जाएंगे, पहाड़ पर चले जाएंगे, थोड़ा ऊंचे क्षेत्रों में चले जाएंगे। ठीक है, पशुचारण भोजन, वस्त्र, औजार और यातायात के लिए पूरी तरह पशुओं पर निर्भर होते हैं। यानी कि यहाँ पर इसकी प्रकृति क्या है, भोजन, वस्त्र, औजार, यातायात के लिए पूरी तरह हम किस पर निर्भर होते हैं, पशु पर। यानी कि हम भोजन हम किससे मिलेगा, भोजन से। वस्त्र यानी कि उन जो बकरे भेड़ का जो ऊन होगा उन्हीं से हम क्या बनाएंगे, वस्त्र वगैरह बनाएंगे। ठीक है, और यातायात के लिए भी उपयोग करते हैं, बैल से हम बैलगाड़ी बना लिए, घोड़ा से टमटम गाड़ी बना लिए। ठीक है, तो सभी का प्रयोग यहाँ पर क्या जाता था। पशु क्षेत्र के अनुसार अलग अलग पशु पाले जाते हैं। अब डिपेंड करता है कहाँ कौन सा पशु पाला जाएगा। स्वाभाविक है जहाँ गर्म प्रदेश होगा वहाँ छोटे छोटे बाल वाले जो है पशु देखने को मिलेगा। जहाँ ठंड प्रदेश होगा बड़े बड़े बाल वाले जानवर मिलेंगे। समझे, प्रदेश में बड़ा बाल रहेगा तब ना उसको एक रक्षा देगा। तो अभी हम अगर हम या फिर कोई भी मनुष्य भी चला जाएगा ठंड प्रदेश में तो उसका बाल बड़ा है। हाँ, मनुष्य, हाँ मनुष्य क्या है ना, आपको तो बता ही, तो मनुष्य का ही बाल में अंतर हो जाता है। जब ठंड प्रदेश में जाएंगे तो बाल पूरा एकदम वाइट टाइप का हो जाएगा, बंदर के जैसा, और काले मतलब नीचे जाएंगे तो काला हो जाएगा, घुंघरेला बाल होगा। बताए तो हैं, जब वहाँ पर ह्यूमन में वहाँ बताएंगे तो वहाँ पर और भी डिटेल से आपको बता देंगे। आए, अब घुंघरेला होगा तो कितना लंबा होगा। हाँ, तो सब अभी हमको बता तो रहे हैं आपको। ठंडे प्रदेश में जब घुंघरेला होगा तो बाल ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, जब लंबे प्रदेश में सीधा होगा तो बाल क्या हो जाएंगे, आपके लंबे हो जाएंगे। लेकिन होगा वही वाला, एक तो गाना सुने ना, कहाँ की वाला कैसा है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। सुने नहीं सुने, नहीं सुने, क्या बात करते हैं। तो सोने जैसा वहाँ तो उधर का बाल जब जाइएगा लंबा बाल करने के चक्कर में तो सोने के जैसा बाल हो जाएगा। क्या कीजिएगा, हम भी मनुष्य हैं। ठीक है, चलिए ऋतु प्रवास। अब यहाँ पर देखिए पशु बता दें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। जैसे आप अगर बात करें हिमालयी क्षेत्रों में चले जाइए, हिमालय क्षेत्र में आपको याक मिलेगा, बड़का का बाल वाला। अगर ठंडे ऊँट मिलता है रेगिस्तानों में। अगर गर्म प्रदेश वाले क्षेत्रों में आपका ऊँट देखिएगा तो वहाँ पर ऊँट का बाल ही नहीं मिलेगा, आपको टॉर्च मार के खोजना पड़ेगा कहाँ बाल है। ठीक है, और गर्म प्रदेश वाले को ऊँट देखिएगा, आंख बंद भी करिएगा तो आपको बाल ही बाल दिखेगा। हाँ, ऐसा मत कीजिएगा, आंख बंद करके कुछ दिखेगा तो। चलिए, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब पशु चारण वाले जो जाते हैं पशु चराने के लिए, ठीक है, अब ये इन लोगों के पास तो बहुत बल्क में होता है, बहुत सारे भेड़ हम देखे हैं,
उत्तराखंड जब जा रहे थे तो उनके पास हम देखे एक चारा गडेरिया के पास बहुत सारा 100-150 इतने तादाद में जो है उनको हम देखे जाकर के उनके पास भेड़ था एक ठो गडेरिया के पास। ठीक है, पहले से स्थिति अब जो है इनकी भी स्थिति ठीक है, अच्छा कमाई होता है। हाँ, एक बार ये इधर उधर भाग जाता। कैसे भागेगा? नहीं भागेगा, वो भी मालिक को पसंद है। पशु भी क्या है ना, वो पता है कि हमारा केयर करने वाला कौन होता है। भेड़िया पर कई कहानियां बनाए, गडेरिया भेड़ नहीं भेड़ पर गडेरिया वाला कि बाघ आया रोज चिल्लाता था। एक दिन सच में बाघ आया, उसका भेड़िया को खा के लेके भाग गया। ऐसे सब बहुत सारी कहानी सुने होंगे आप लोग, हाँ, ये लक्षण सुने हैं ना। हाँ, तो क्यों देखिए क्यों ऐसा कहानी बना, उस समय जो था ना ऐसा ही जीवन था। ठीक है, पशु चारण जिंदगी था, तो पशुओं पर ऐसे सब पर क्या बना, कहानी बना, किस्सा बना। लोग अपने कहानी किस्से से भी लोगों पशु क्या को क्या करे, उसको देखे, बच्चा को कैसे डराएगा, तो बच्चे को डरा देता था। बच्चा देख ले एकदम बैठल रहता था, भेड़वा इधर से उधर ना जा सके। अब भेड़वा भी बच्चा का मजा लेता था, जाके छुप जाता था। ठीक है, चलिए कॉफ़ी का भी खोज आप सुने होंगे। कॉफ़ी का खोज में भी ऐसे ही कॉफ़ी का खोज हुआ था। भेड़ चरा रहा था, भेड़ चराने वाला, और ब्राज़ील में कॉफ़ी का खोज हुआ है। ठीक है, जन्मभूमि आता है तो एक तो क्या देखता है, वो चराने वाला भेड़ घर से तब बढ़िया जाता है, और थोड़ा देर 1-1.5 घंटा के बाद और डांस स्टार्ट होता है, डीजे डांस, नागिन डांस, दे दनादन एकदम से। तो समझ में नहीं आ रहा बड़वा गया इसको हो क्या जाता है। घर फिर लेकर के जाता है, थोड़ा बहुत करता है, घर में फिर ठीक हो जाता है। जब नशा उसका उतरता है, अब फिर आता है, फिर दे दनादन, जब खा लेता है उसका फर को, तो फिर सुना ऐसा देखते ही क्या खाता है, तो देखा अच्छा ये फर खाया। अब उसके बाद फिर उसका जब चढ़ा उस पर झुम शराबी झुम। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉफ़ी का खोज हुआ। चीन में हुआ था सर। चीन में कॉफ़ी का खोज हुआ था। बताइए, ब्राज़ील ये तो कहाँ आपका शायद है 768 में, कहाँ में है आपका, इसका 8 में है। तो गर्मियों में, अब यहाँ पे देखिए ऋतु प्रवास, तो गर्मियों में स्वाभाविक है, गर्मी के मौसम जब गर्म होगा तो गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर चले जाते हैं। ये जो होता है प्रवासी जो मतलब पशु चारण, चल पशु जो है, चलवासी पशु जो है गर्मी के मौसम में कहाँ चले जाते हैं, मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्रों में। क्यों, आपको क्या बताया अभी कि मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, उस समय में गर्मी के मौसम में बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे नदियाँ वगैरह क्या हो जाती है, भर जाती है, और मैदानी क्षेत्रों में एक बाढ़ की स्थिति आ जाता है। तो बकरी भी चल जाएगा भौस भास करके, तो इसको कहाँ लेके चला जाएगा, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पर कि आओ पानी, बकरिया देखेगा मजा, जा कितना सा पानी है, कल चल रहे थे यहाँ पर, आज के पानी चल रहा है इसके ऊपर पे। ठीक है, तो यानी कि इस पे सर्दियों में, गर्मी में कहाँ, मैदान से पर्वत की ओर, और सर्दी में जब पर्वत पर आप जब ऊंचे पे जाएंगे, ऊंचे पर पहाड़ी क्षेत्रों में आपको ठंड ज़्यादा लगता है। तो ठंड से वो बचने के लिए वो धीरे धीरे क्या होता है, 2 कार्य, घास तो मिलेगा लेकिन ठंड में वो रह नहीं पाएगा, तो ठंड से बचने के लिए वो क्या हो जाएगा, क्योंकि बोले हाँ चारागाह, जहाँ पर चारागाह का मतलब होता है जहाँ पर चरता है, घास जहाँ चरता है उसे चारागाह बोलते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे आप बोले पशु जहाँ पर चरता है, हाँ उसे चारागाह। क्या कहते हैं, गर्मियों के दिन में मैदानी स्थल से ऊपर चला जाएगा और ठंडी में मैदानी स्थल पर आ जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश तो अच्छा नहीं पड़ेगा, तो पर्वत तो हम लोग स्थल से तो ना, जब वायुमंडल पढ़ेंगे तब पता है जब ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता है। ज्योग्राफी पढ़े नहीं हैं, बताइए 10th वगैरह में आपको नहीं बताया गया है, जब ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में गिरावट आता है। ठीक है, फिर अगला मंडल आएगा तो वहाँ पर तापमान समान हो जाएगा, ना बढ़ता है ना घटता है, समताप मंडल उसको बोलते हैं कुछ क्षेत्र, लेकिन वहाँ पर कुछ क्षेत्र समताप मंडल है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, जब ऊपर की ओर जाएंगे तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर तापमान घटना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ही चलते रहता है।
आए 9th में भी है। क्या अभिषेक नहीं पढ़े हैं? बताइए, यहाँ आकर के सोते थे खाली हैं। चलिए, तो सर्दियों में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाह की ओर चाहते थे चला जाता था। भारत में अगर बात करें तो हिमालय के गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया। गद्दी क्या है? यानी बकरवाल, गुज्जर, ये सब क्या है? ये सब पशु चराने वाले समुदाय हैं। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं? ऐसा करते हैं। कैसा? जैसा, यानी कि गर्मियों के मौसम में हिमालय क्षेत्रों में क्या हो जाएगा? ऊंचे पे चले जाएगा, और ठंडी के मौसम में नीचे की ओर चला आएगा। ठीक है, तो भारत में भी ऐसे प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं। वर्तमान स्थिति देखिए क्या है। राजनीतिक सीमाओं और नई बस्तियों की योजनाओं के कारण इसकी संख्या और क्षेत्र घट रही है। अब क्या होगा? राजनीतिक सीमा, ये भारत का सीमा है, ये पाकिस्तान का सीमा है। पहले ऐसी सीमाएं प्राचीन काल में तो नहीं था ना, लोग आजाद सता था, पशुचालन करता था। लेकिन अब राजनीतिक सीमाएं हो गया। अब चढ़ते चढ़ते चले गए, अब चीन टप गए, पता चलेगा सब भेड़ तेड़ सब लेकर चीन वाला रख लेगा, भेड़ खा जाएगा और आपको जेल में भर देगा। चढ़ते चढ़ते आप जो है चलाते चलाते कहीं पाकिस्तान के एरिया में घुस गए, हिंदू कुछ पहाड़ी को पार कर गए, तो पता चलेगा सब तो बकरी रख लिया आपको, ये बकरी जो ही पाल रहे हैं खा लिया और आपको जेल में बंद कर दिया। ये नहीं कि बकरी खा करके छोड़ देगा आपको। यानी राजनीतिक सीमाएं, अब उनको अब आगे घास मिलना है लेकिन उसको नहीं मिल रहा है, तो सीमाएं अब क्या हो गया? अब उतना में उनका एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, बकरियों का पेट नहीं भर रहा है, या उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, जिस कारण से अब इसका क्षेत्र क्या हो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ठीक है, यही हो राजनीतिक सीमाओं का। यानी कि अब राजनीतिक सीमा का मतलब देश की जो सीमाएं बन गया है, इसमें इनको अब इन लोगों को क्या होता था? बताता था। पर चलाते चलाते जितना दूर तक जाना है चलाते चलाते चला गया, फिर धीरे 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 वह इस प्रकार से होता था। समझे? चलिए, अब यहां पर देखेंगे। अब यहां पर देखिए, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका जो क्षेत्र है, अब ये उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका जो क्षेत्र है, जो आपको यहां पर क्या पाला जाता है? गाय, बैल, इस सबको क्या कहता है? पाला जाता है। सहारा एशिया मरुस्थल में भेड़, बकरी, ऊंट, अभी बताएंगे मैप पे भी, भेड़, बकरी, ऊंट। सहारा मरुस्थल और एशिया मरुस्थल में कौन पाला जाता है? भेड़, बकरी और ऊंट को पाला जाता है। तिब्बत एंडीज पर्वत पे यहाँ पर क्या पाला जाता है? याक, लामा। ठीक है, याक नहीं देखे हैं? याक होता है, हाँ। और लामा जो है ऊँटी टाइप का है, ऊँटी है, इसमें बाल बहुत होता है लामा का। ठीक है, याक का आप सर्च कीजिएगा, याक आपको, ठीक है, प्रोजेक्टर पर हम दिखा देंगे आपको। याक भी दिखा देंगे, लामा भी दिखा देंगे, भेड़, बकरी सब दिखा देंगे आपको। तो सब देखे हैं? ठीक है। उसके बाद है आर्कटिक या ध्रुवीय क्षेत्रों में एक रेंडियर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेंडियर पाया जाता है। अब यहां पर चलिए, अब यहां पर देखिएगा, यहां 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, ये जो क्षेत्र आपके कहां कहां से, देखिए ये देखिएगा, उत्तरी अफ्रीका में अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते मंगोलिया और मध्य चीन तक। अब यहां पर देखिएगा, ये अटलांटिक महादेश है ना? महादेश है कि महासागर है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, महादेश नहीं। ठीक है, कहां से? उत्तरी अफ्रीका अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए, उत्तरी प्रायद्वीप होते हुए, ये देखिए, ये तट अरब प्रायद्वीप ये होते हुए, ये क्षेत्र, ये देखिए मंगोलिया, ये है मंगोलिया, ये चाइना, ये सारे क्षेत्रों में क्या होता है?
पशु का पालन किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? किस प्रकार का? चलवासी पशुपालन। ध्यान रखिए, चलवासी पशुपालन। यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, यूरोप और एशिया के कौन से प्रदेश? टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा प्रदेश आपको बताया जहाँ की फर्न वगैरह पाए जाते हैं, तो ये टुंड्रा वाले प्रदेश ये जो है यह पर और फिर कुछ मध्य एशिया के क्षेत्रों में, ठीक है, यहाँ पाया जाता है। ये समझ में आया? और उसके बाद दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और मेडागास्कर। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का मतलब ये देखिए, ये क्षेत्र में भी क्या है आपका पशु का पालन किया जाता है। समझ में आया? इसको जो है मैप में और भी बढ़िया से आप लोग डिटेल से क्या कीजिएगा, देखिएगा जा करके। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका, अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया देश दिया हुआ है वहां पर, ठीक है, और मध्य चीन के क्षेत्र, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में तो ये क्षेत्र खास करके चलवासी पशु चारण के लिए क्या है, उपयुक्त जगह है। कारण अब देखिए ना, अभी ये देखिए क्या है कि ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। आप ये देखिए, ये क्षेत्र क्या है, देखिए ये पूरा अरब मरुस्थल देख रहे हैं, ये देखिए ये पूरे का पूरे क्या है, मरुस्थल। ये आपको यहाँ होते हुए ये सब जो है आपका मरुस्थली क्षेत्र, भारत का सहारा मरुस्थल, इनमें भी आपको देखने को मिलेगा। और ये चला जाएगा कहाँ, मंगोलिया। ये पूरे का पूरा क्षेत्र क्या है आपका पशुपालन के लिए क्या होगा, उपयुक्त। यहाँ पर खेती वगैरह नहीं होता। अब क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी थोड़ा डेवलप हो गया है, इन क्षेत्रों में भी अब खेती होने लगा है। ठीक है, चलिए अगला आपका है वाणिज्य पशुधन पालन। दो प्रकार के हैं, पहला कौन सा पता है, चलवासी पशुचारण, और दूसरा वाणिज्य पशुधन। चलवासी पशुधन में क्या होता है, इनमें आपको पूंजी की आवश्यकता कम होती है, बहुत कम। कोई न केवल सिर्फ आपके पास पशु होना चाहिए और एक ठो क्या होना चाहिए, बांस का लाठी होना चाहिए, एकदम थोड़ा सा मजबूत टाइप में, समझे, ताकि हाँ कुछ सांप सुचुंदर आ जाए तो उसे निपट सकें। भेड़ तेड़ को भेड़िया अगर रपेट दिया तो थोड़ा उसका हम खदेड़ सकें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वाणिज्य पशु में आपको बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगा। यहाँ पर पशु चराने के लिए स्थानांतरित नहीं करना पड़ेगा, पहाड़ से मैदान, मैदान से पहाड़ नहीं। इसके लिए सबसे बड़ा क्या, एक बहुत बड़ा ज़मीन होना चाहिए। पर ज़मीन खरीदिए, या तो ज़मीन का मालिक हो आप खुद, वो तो धन चाहिए। फिर उसको बाड़ा बनाइए, फिर पशु चराने के लिए बाड़ा बनाइए। मान लीजिए पूरा बड़का खेत बना दिए और उसमें गाय छोड़ दीजिएगा, तो पूरा के एक गाली यहाँ खा के, गाली वहाँ खा के, 3 दिन में पूरा बाड़ा बर्बाद कर देगा। तो फिर उसको छोटे छोटे बाड़े में परिवर्तित कीजिए कि तुमको इसी में खाना है, पूरा साफ करके, तब दूसरे में घुसने देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताए, जहाँ गाय रखा जाएगा वहाँ पर एकदम मधुर संगीत एकदम से, ठीक है, और टाई बेल्ट एकदम पहन करके। ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, ये चल पशु है ना, ग्रीष्म काल के आरंभ में अपने भेड़ों को पर्वत पर ले जाते हुए, देखिए पर्वत पर लेकर के जा रहा है ग्रीष्म ऋतु में, हाँ गर्मी में। अब उसके बाद देखिएगा सब चीज आप ही का है। अब यहाँ पर देखिए वाणिज्यिक पशुधन, देखिए वाणिज्यिक पशुधन कैसे एकदम घेर करके रखा हुआ है, देखिए चारों साइड, बड़का क्षेत्र में एकदम खुला में है, एकदम ऐश कर रहा है। वाणिज्यिक पशुपालन, ये देखिए किस प्रकार से एकदम व्यवस्था देख रहे हैं, एकदम यहाँ पर डॉक्टर भी जो इसका इलाज डॉक्टर करने आता है ना, हम लोग से बढ़िया डॉक्टर था, एकदम टाई बेल्ट लगा कर था इसका डॉक्टर इलाज करने के लिए, एकदम सूट बूट में। यहाँ का मालिक जो भी है तो मत बोलिए, एकदम वेल मेंटेन, गाय भी चकाचक,
यहाँ नहीं कि एकदम गंदा है तो गंदे में बैठा हुआ है। डेली सुबह शाम और दोपहर उसकी साफ सफाई, स्नान, ध्यान भी, ठीक है। मतलब इनकी पूरी व्यवस्था थी, इसलिए इनमें ध्यान जहां वाणिज्य लग जाएगा ना, जहां शब्द वाणिज्य आ जाएगा, समझ जाइएगा वहां पूंजी की आवश्यकता होगा। जहां भी वाणिज्य आएगा वहां पर क्या होगा, पूंजी की आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता वहां पर बहुत ज्यादा लगेगा। देखिएगा, इस प्रकार के पशुपालन एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाला, और ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, फार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को, फार्म बोलते हैं। फार्म में क्या जाता है, और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है, यानी कि वहीं पर स्थानीय रूप में उनका चारे का व्यवस्था, यानी उसको ला करके दे, जाके नहीं खाएगा, रईस है, समझे। यानी कि कौन सा, होम डिलीवरी। ये गाय क्या है, होम डिलीवरी, इसको भोजन चाहिए। इसकी प्रकृति देखते हैं। इस प्रकार के पशुपालन जो होता है पूंजी प्रधान और व्यवस्थित होता है। क्या होता है, व्यवस्थित होता है, साफ सफाई सब चीज, यानी कि हर प्रकार से यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। स्वास्थ्य से लेकर के उनका छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। यह पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होता है। प्रारंभ जो है अधिक जो है पश्चिमी क्षेत्रों में ही हुआ, और उन्हीं से यह हम लोगों के हमारे यहाँ भी देखने को मिलता है। व्यवस्था, क्या क्या व्यवस्था है, अब देखिए इनका व्यवस्था क्या है। विशाल फार्म में बाड़ लगाकर छोटे छोटे बाड़ों में बांटा जाता है ताकि चराई नियंत्रित हो सके। बताए ना, चराई नियंत्रण, एक बार ही छोड़ देगा तो सब एक गाली वहीं गाली रौंद देगा धर के। एक जगह खाओ, साफ करके खाओ। यह विशिष्ट गतिविधि है। एक फर्म में एक ही प्रकार के पशु रह सकते हैं। अगर गाय का है तो गाय ही है, पूरा फर्म में गाय ही गाय है। भेड़ का है तो भेड़ ही भेड़ है, समझे। बैल है, हाँ, इस प्रकार से। मतलब एक प्रजाति के जो है एक पशु एक ही प्रकार के, बकरी है तो बकरी ही है, सूअर है तो सूअर ही है, ठीक है। जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, ठीक है, घोड़ा आदि पाला जाता है। ये सब क्या होते हैं, यहाँ पाले जाते हैं। इसमें वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन, यानी यहाँ पर प्रजनन जो होता है वैज्ञानिक तरीके से। डॉक्टर आता है डिलीवरी कराने के लिए गाय को, जैसे महिला को या मतलब ह्यूमन में होता है ना, वैसे ही। थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, डॉक्टर वहाँ अवेलेबल है। कृत्रिम गर्भाधान यहाँ पर होता है, ठीक है। अच्छे नस्ल के गाय यहाँ पर रखे जाते हैं, ठीक है। बीमारियों पर नियंत्रण, थोड़ा सा भी सर्दी खांसी हो जाए, बताए ना कल थे ना, आगे पोछ पाछ के साफ सुफ कर करके, हाँ, यहाँ का तो पता ही है आपको, अब नहीं बोलेंगे आज। स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है, और उसके स्वास्थ्य पर विशेष, क्योंकि इसका कारण है ना, बड़े बड़े फर्मों में बहुत तादाद में, हजारों में उनके जानवर हैं। अगर एक हो जाएगा तो अगर महामारी हो तो कितने पशु को नुकसान कर देगा। तो थोड़ा सा भी यहाँ पर रिस्क नहीं लिया जाता है। पूरी सफाई का, आप जब घुसेंगे फार्म में ऐसे नहीं, चप्पल खोल के, हाँ, चप्पल खोल के पूरा साफ सुफ, पूरा उसका कॉस्ट्यूम पहन करके एकदम से, कि आपसे वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। अगर सर्दी खांसी है तो आपको वह प्रवेश नहीं मिलेगा, ऐसा तो आदमी को भी नहीं होता। समझे। उत्पाद, अब ये फार्म में क्या क्या उत्पाद होता है, तो क्या उत्पाद होगा, मांस, यानी कि इसको जब पाला जाएगा तो काटा जाएगा, काट करके उनका मांस पैकेजिंग होगा। उसके खाल का व्यापार होगा। जो बेल्ट देख रहे हैं किसका है, उसी का है सर। हाँ, जो पर्स जो लेकर के मैं लेडीज जो चलती हैं, ठीक है, ऊन जो पहनते हैं, टोपी और स्वेटर, सब इन्हीं के बाल से वैज्ञानिक ढंग से पैक करके, पैकिंग भी होगा वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, ताकि वो उत्पाद खराब ना हो, निर्यात किया जाता है। प्रमुख देश, कौन कौन से देश जो है वाणिज्यिक पशुपालन के लिए आगे है,
न्यूजीलैंड, ये देखिए न्यूजीलैंड, ये है न्यूजीलैंड, ये देखिए है ना, कहाँ है न्यूजीलैंड। आप देखिए यहाँ पर आपको देखिए जैसे बताया था ना कि उच्च अक्षांश में पशुधन पशुपालन होता है। अब यहाँ पर देखिए न्यूजीलैंड, यहाँ पर पशुपालन हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, वाणिज्यिक फर्मों में हो रहा है, चल पशुचारण यहाँ पर नहीं हो रहा है। देखे, अब इसके बाद देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, देख रहे हैं, उसके बाद अर्जेंटीना, ठीक है। आपका राग इसमें खोजे अर्जेंटीना कहां पर है, ठीक है। उरुग्वे यहां पर खोजना है, कहां है, यहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। बता ही देते हैं, कहे लोग परेशान हो गए। ये है अर्जेंटीना, ये जो है ना अर्जेंटीना, ठीक है। और यहीं पर आपको क्या होगा, तो उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देखिए ऐसे क्षेत्रों में कौन से पशुपालन, वाणिज्यिक पशुपालन, ठीक है। और आपका जो पशु था कौन, जो शिफ्ट होकर के, यानी कि कौन से, चलवासी पशु, ये उच्च अक्षांशों पर, तो उच्च अक्षांशों पर खास करके इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर आपके कौन क्षेत्र, रेगिस्तानी। अब रेगिस्तानी क्षेत्र आएंगे तो हम मध्य अक्षांश से भी नीचे यहां से लेंगे और यहां से आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया, चलिए इसको समेटिए तब तक। चलिए अब आगे देखते हैं, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में अंतर। ऐसे आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे दीर्घोत्तरी क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में आप क्या करें, अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। अब क्या अंतर है, वही जो पढ़े हैं। सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे, वाणिज्यिक पशुपालन और चलवासी का क्या अर्थ है। चलवासी पशुचारण में पशुपालक समुदाय चारे एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। वहीं पर वाणिज्यिक पशुपालन में क्या होगा, वाणिज्यिक पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फार्म पर किया जाता है और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। यानी कि यहाँ पर चारे की व्यवस्था के लिए इनको दूर तक क्या होता है, जाना पड़ता है, लेकिन इसको वहीं पर स्थानीय स्तर पर यानी लोकल से ही उसको मिल जाता है। यानी बड़े फार्म है, उसके पीछे में जो है आपका बना दिया है क्या, चारा लगा दिया है, उस चारे को काट के ला कर खिला रहा है, ठीक है। या फिर कुछ चारे में बाड़े में गाय को थोड़ी देर छोड़ भी देगा, ठीक है, लेकिन वो थोड़े छोटे छोटे बना करके, ठीक है। हाँ, जैसे बकरी को बाहर में कोई खेत में, ठीक है, छोड़ रहा है, लेकिन उसको किला में उसका रस्सी बांध के छोड़ रहा है, तो उसमें आ जाएगा चलवासी में लेकिन वाणिज्यिक में ये तो आएगा, जो अस्थायी रूप पे होगा ना वाणिज्यिक में ही आएगा। जहाँ अस्थायी कृषि कर रहे हैं आप, ले गए फिर लेकर के आप उसको लेकर के चले आए साथ ही साथ, तो वाणिज्यिक में हो गया ना वो चीज़ें। आप इनके लिए पलायन नहीं कर रहे हैं ना, एक जगह से दूसरे, ठीक है। पूंजी, इसमें पूंजी कितना लगता है, किसमें, चलवासी में। यह पूंजी प्रधान नहीं है, पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है, प्रकृति के सहारे उनको क्या कहता है, छोड़ा जाता है, छोड़ नहीं दिया जाता है, सब उठा के लेकर भाग जाएगा, खा जाएगा सब, इस पर ध्यान रखा जाता है। पूंजी, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। यहाँ पर पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है, भूखंड खरीदना, फिर उनको व्यवस्था करना, यानी पूरी तरह से मानवीकृत होता है, ठीक है। उनको प्रकृति जैसा माहौल दिया जाता है, तो प्रकृति जैसा माहौल मनुष्य बना करके देता है, तो उसमें खर्च होगा ना। पशुओं की देखभाल, पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती। यानी पशुओं की देखभाल पशु प्राकृतिक रूप से क्या होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से
पशुओं की देखभाल प्राकृतिक रूप से होते हैं। सीधा क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से होते हैं और उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है। मतलब प्राकृतिक रूप से में क्या? हाँ, पर्यावरण में जहाँ में कहीं ठोस मतलब ठेस लग गया, कुछ कट छूट गया तो कुछ पत्ता तोड़े और उसके उस पर नीम का पत्ता तोड़े और बांध दिए, घाव को नीम के पत्ता से उसको धो दिए, यानी प्राकृतिक पे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एक डिटॉल ये जा कर के आपका महल्ला वो महल्ला में एकदम से फटाफट। ठीक है। पशुओं की देखभाल, पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है और इनकी विशेष देखभाल की जाती है। यहाँ पर विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। देखभाल होती है लेकिन विशेष प्रकार से नहीं। पशुओं के प्रकार, इसमें चलवासी पशुपालक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं। जैसे सहारा व एशिया मरुस्थल में भेड़, बकरी व ऊँट पाले जाते हैं। मतलब एक ही क्षेत्र में कई प्रकार के, यानी कि आप 10 बकरी भी रख लिए, 10 भेड़ा भी रख लिए। ठीक है। हमारे यहाँ होता है ना, जैसे गाय भी रख लेते हैं, भैंस भी रख लेते हैं और बकरी भी साथ में रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? पशुओं के प्रकार इसमें जो है, इसमें उसी विशेष पशु को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक क्या होते हैं? अनुकूल होता है। ठीक है। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नहीं मतलब अगला पार्ट हम देखेंगे। अगला टॉपिक जो देखेंगे हम वह देखेंगे कृषि। कृषि क्या है? ठीक है। तो कृषि सभी को पता है, धान उगाना क्या होगा? कृषि, यानी कि भूमि से खाद्य पदार्थ का उपजाना या फिर पेड़ सब भी लगा, या फिर क्या खाद्य पदार्थ ही नहीं बल्कि आपके उसके अलावा भी आपको क्या है? अनाज तो खाद्य पदार्थ हो ही गया, इसके अलावा हम कपास उगाते हैं, यानी कि आप हम वाणिज्यिक फसल भी उगाते हैं, यानी कि उससे सीधे लाभ प्राप्त। चाय का बागान। हाँ, चाय का बागान, बागानी कृषि करते हैं। ठीक। कृषि में भी कई प्रकार हैं, बागानी कृषि है, रोपण कृषि है। ठीक है। इस प्रकार की कृषि तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो मुख्य रूप से कृषि को अगर बात करें तो 2 प्रकार से पहले हम इसको देखेंगे, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि पहले समझिए कि क्या होता है। निर्वाह कृषि वह होता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब इतना सा ही उपजाता है, खा पी करके समाप्त, यानी कि यहाँ पर अधिशेष नहीं बचेगा। वही आखिर वाला स्थिति। सर अनाज में तो बचवे नहीं करेगा अधिशेष, भले वो नहीं बचेगा नहीं। कैसे बचेगा? 10 व्यक्ति हैं और 2 कुंटल धान हुआ, मार धूस करके मतलब उतना ही उत्पादन होगा यहाँ पर जो कि आपको खा पी करके समाप्त है। क्यों उतना ही उत्पादन होगा? क्योंकि इनके पास भूमि कम है, जमीन कम है। जब जमीन कम होगा तो कम ही उत्पादन होगा ना। टेक्नोलॉजी है, वैज्ञानिक पद्धति इनके पास नहीं है जो कि अच्छे ना मतलब उनमें बीज लगाया जाए अच्छी क्वालिटी का और वो उत्पादन करे, ज़्यादा उत्पादन करे। ठीक है। तो ऐसी प्रकार की कृषि जहाँ पर क्या हो, इतना ही अनाज उत्पन्न होता है जितना खा पी करके क्या हो जाए? बराबर हो जाए। निर्वाह यानी अपना जीवन कट रहा है बस, इससे आगे उससे कुछ नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? निर्वाह कृषि। जैसे हम लोग में होता है ना सर, आए? जैसे हम लोग में कृषि में क्या है ना कि निर्वाह कृषि के साथ साथ अगर बात करें तो हम लोग कुछ बेच भी लेते हैं। निर्वाह और वाणिज्य का मिक्स है, समझे? 50 किलो मूंग हुआ तो 25 किलो मूंग बेच लिए। अपने खाने के अकॉर्डिंग उसको रखते हैं। हाँ, यहाँ पर होता है खा पी करके ले दे करके बराबर, लिपा पोती करके बराबर, समझे? तो यहाँ पर जो है निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में क्या होगा? यहाँ पर जो खेती होगा बहुत बड़े बड़े भूखंडों में होगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, समझे? और इसमें यानी कि सीधा फिर यहाँ वाणिज्य लगाना, यहाँ पर पूंजी तो लगेगा ही लगेगा और धन कमाने का व्यवस्था होगा। आपको क्या होगा? धन कमाने के लिए। तो धन कमाने के लिए मतलब इसका मतलब है यहाँ पर अधिशेष ज़्यादा होगा, खा पी करके बहुत बच जाएगा और बेच करके फिर क्या लेना है? मोबाइल। एक तरीके से क्या? तब हाँ एक तरीके से व्यापार ही हुआ। हाँ, मतलब ये जो यहाँ पर है वाणिज्य का मतलब होता है यहाँ पर धन का कमाई होगा।
धन वर्षा होगा। ऐसे जो खेती होगा, वह जो खेती होगा कुबेर के खजाना के जैसा, कि पैसा आ रहा है, पैसा ही पैसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है खा पी करके अनाज आपका समाप्त हो रहा है। ऐसे समुदाय का यहाँ पर जो है कि कृषि करने वाले व्यक्तियों का विकास नहीं होगा, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, इनको वैसी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो इन्हें वो चीज़ें नहीं मिलेगी। भाई सब तो है धन, सबसे बड़ा रुपया भैया, ठीक है। तो निर्वाह के कृषि का मतलब स्पष्ट समझ आइए, निर्वाह कृषि का मतलब होता है खा पी करके क्या हो जाए, बराबर हो जाए, कुछ बच नहीं रहा है विशेष, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि भी दो प्रकार के होते हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा गहन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि का मतलब यहां पर है, बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं निर्वाह कृषि के बारे में। अभी जो हम बताए, सही बताए नहीं बताए, इस तरह की खेती जमीन के छोटे छोटे टुकड़े पर की जाती है। बोले ना कि इनके पास भूखंड नहीं होगा, छोटा छोटा जमीन होगा। इस तरह की खेती में व्यक्ति औजार और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, औजार जो होगा कौन होगा, पारंपरिक औजार होगा। कौन सा औजार होगा, पारंपरिक औजार होगा, जैसे कुदाल हो गया, हल हो गया, लकड़ी वाले हल हो गया, ठीक है, खुरपी, फावड़ा, कचिया, इनका उपयोग करके क्या करेंगे, हाँ पसनी, इन सब चीज़ों से क्या करेंगे, हम खेती करेंगे, ठीक है। इनमें व्यक्ति जा कर के ज़्यादा मेहनत करेगा, ठीक है। तो समुदाय श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। यह खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। मानसून वर्षा आया तो फसल, अगर वर्षा नहीं होगा तो फसल नहीं हो पाएगा, यानी कि प्रकृति पर डिपेंड होता है और उनकी उर्वरता पर निर्भर करती है। उर्वरता पर निर्भर करने का मतलब क्या होता है कि अगर भूमि जब तक उर्वर रहेगा हम उसमें अनाज उपजाएंगे, जब अनुर्वर हो जाएगा उस ज़मीन को हमको छोड़ना पड़ जाएगा। अब दूसरे ज़मीन की हमें, दूसरे भूमि की हमको तलाश होगी, ठीक है। फिर हमें क्या होगा, दूसरे भूमि की तलाश होगी। फिर जब उस भूमि पर हम अनाज करेंगे तब तक ये उर्वरता हासिल कर लेगा, तो फिर हम यहाँ पर अनाज करें। लेकिन कंटिन्यू यहाँ पर अनाज 2-4 साल किए, उसके बाद इसकी उर्वरता समाप्त हो गई, फिर यहाँ से व्यक्ति को शिफ्ट करना, इसको इसी को हम बोले स्थानांतरित कृषि। एक दूसरे से जाकर के, ये प्राचीन काल में ऐसे ही होते थे, इसलिए कहा गया है आदि निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है, वही आदिकालीन निर्वाह कृषि। पहला क्या है, आदिकालीन निर्वाह कृषि। यह कृषि का वह प्रकार है जिसमें कृषक अपने परिवार के भरण पोषण, यानी अपना और अपने परिवार के भरण पोषण, यानी कि निर्वाह, खुद का निर्वाह कर पाए, पड़ोसी का भी नहीं, सिर्फ अपने और अपने परिवार का। कुटुंब आ जाएगा तो क्या करेगा, भागा देगा, कुटुंब परिवार में आता है। हेतु उत्पादन करता है, इसमें उत्पादन बिक्री के लिए नहीं होता, इसमें उत्पादन बिक्री के लिए नहीं होता, बेचने के लिए नहीं होता है। यह आपातकालीन निर्वाह कृषि का प्राचीनतम रूप है, सॉरी आपातकालीन कहते हैं, यह आदिकालीन निर्वाह कृषि का क्या है, प्राचीनतम रूप। यहाँ प्राचीनतम मतलब सबसे पहले कृषि इसी प्रकार से होता था, इसीलिए इसको बोलता है आदिकालीन, जो है ये सबसे प्राचीनतम कृषि इसे माना जाता है, ठीक है। जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, जिसमें खेत अस्थाई नहीं होता है। बताए थे ना, इसमें खेती क्या होगा, अस्थाई नहीं होगा। आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषताएं, अब इनकी क्या क्या विशेषता हैं, ये खेती कैसे होता है, विशेषताएं मतलब इनकी क्या क्या विशेषताएं, ये किस प्रकार से कार्य करती है। तो पहली विशेषता यहाँ पर है, खेती का इसका आकार कैसा होगा, खेत छोटे छोटे होते हैं, टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। वनस्पतियों को काटकर, किसको, वनस्पतियों को काटकर या जलाकर साफ करता है। खेत को उपजाऊपन समाप्त होने पर उस स्थान को छोड़कर भूमि के अन्य भागों पर कृषि के लिए क्या करता है, तैयार करता है। मतलब क्या हो गया, जंगलों में आदि मानव कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, जंगल को साफ किया, भूखंड बना लिया और अनाज उत्पादन किया, ठीक है। अब क्या होता है, जो जंगल बताए, जो जंगल काटा उन्हीं को क्या करता है,
आग से जला दिया, राख वगैरह, राख थोड़ा खाद भी हो गया, प्राकृतिक खाद, ठीक है, वही उर्वरक हो गया, उन पर खेती किया। 1-2 साल के बाद क्या होगा, वो खेती अनुर्वर हो गया, उस क्षेत्र को छोड़ गया, फिर दूसरे जगह चला गया, फिर वहाँ के जंगल को साफ किया, फिर अनुर्वर हो गया, तीसरे जगह। इस प्रकार के वो क्या होगा, स्थानांतरित होते रहता है। तो छोड़कर क्या है, अन्य भागों में कृषि के लिए क्या होता है, चला जाता है, यानी कि अन्य कृषि को तैयार करता है। इसके औजार क्या होते हैं, किस चीज से करते हैं? क्या यहाँ पर एकदम ला लेता है डोजर काटने? नहीं, औजार पारंपरिक होता है, जैसे लकड़ी के हल, कुदाल, हसिया, खुरपी, हसिया, कचिया, 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 क्या बोलते हैं ऐसे? हाँ ठीक है, हसिया। एक हमारे यहाँ पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह है हसिया और बाली। हसिया हो गया कचिया, बाली हो गया गेहूं का जो होता है ना दाना वाला, ऊपर जो गेहूं में दाना होता है, उसको बोला जाता है बाली। उसका चित्र जैसा बना है। हाँ ठीक है। अन्य नाम, इसको किन किन नामों से जाना जाता है? स्थानांतरणशील कृषि, क्योंकि स्थानांतरित होकर के होता है कृषि, कभी आज यहाँ तो फिर कहीं दूसरे, मतलब साल वहाँ होता है ना। या कर्तन, मतलब काट छांट करके उसको, कर्तन क्या करते हैं, काट छांट करते हैं ना, कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। तो क्या कहते हैं, दहन कृषि करते हैं। बताइएगा 10th में एक और नाम इसको बोला जाता है, अभी स्थानीय नाम ही बताएंगे, आप लोग पढ़ेंगे 10th में, एक और ही नाम कहा जाता है, उनका नाम बताइएगा, ठीक है। अगला इसका क्षेत्र, ये किस क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि अभी भी मौजूद है तो आदिकाल का परंपरा, लेकिन आज ही मौजूद है। ऐसे कृषि जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मतलब जहाँ घने जंगल, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वन घने घने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ आदिम जाति के लोग क्या होते हैं, रहते हैं, यह कृषि करते हैं। आदिम जाति, जैसे आदिम जाति हमारे झारखंड में कौन सा है, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, असुर जनजाति, ये सारे के सारे हमारे यहाँ आदिम जनजाति के लोग कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग ऐसे कृषि करते हैं। अब चूंकि हम पूरे विश्व लेवल पर पढ़ते हैं, तो कहाँ कहाँ पर, अफ्रीका, ठीक है, उष्णकटिबंधीय दक्षिणी व मध्य अमेरिका, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब वही आपको बता दे, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच जो है 28 डिग्री उत्तर 28 डिग्री नीचे, ये पूरे का पूरे एरिया क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यानी कि निम्न अक्षांश। निम्न नहीं, हाँ निम्न, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, निम्न अक्षांश, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया का मतलब दक्षिण नीचे और पूर्व की ओर, ऐसे क्षेत्रों में आपको इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, हाँ, उष्णकटिबंधीय दक्षिण व पूर्व मध्य अमेरिका, हाँ ये निम्न क्षेत्र में आएगा, 28 डिग्री ऊपर जो बीच में बताए थे ना, हाँ समझ में आ गया। चलिए ठीक है, फिर आज कथा यहीं तक रखते हैं।